वेलकम एवरीवन फ्रेंड्स। थोड़ा पीछे कर लीजिए सर, उनको कैमरा में प्रॉब्लम ना हो प्लीज सर। वेलकम एवरीवन फॉर एन इंटरेक्शन ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल सर, और we'll be talking about social empowerment as a topic. So now over to sir. देखिए, सबसे पहले तो मैं सोशल एम्पावरमेंट के जो हमारे चैंपियन हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने ठीक 100 साल पहले लिखा, 1924 में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को बाद में किताब की शक्ल दी कि जो ब्रिटिश राज में जो प्रोविंशियल स्टेट है उनकी स्थिति ठीक क्यों नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो कि सोशल एम्पावरमेंट के कितने बड़े चैंपियन रहे होंगे। तो हम ठीक 100 साल बाद अब बैठे हैं 2024 में। आज हम सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात करने के लिए, और उसके बाद ही फाइनेंस कमीशन बना। फाइनेंस कमीशन उनकी रिपोर्ट के बाद ही बना। उनकी एक रिपोर्ट थी 1923 में, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। उससे तो आरबीआई बना, उसकी तो जानकारी बहुत से लोगों को है। लेकिन फाइनेंस कमीशन की स्थापना बाबा साहब के आर्टिकल से हुई थी, इसकी जानकारी कब है। तो आज हम सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के जो चैंपियन रहे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को याद करते हुए उनके उस आर्टिकल को आपके बीच में मैं लाना चाह रहा हूं कि कैसे उन्होंने कहा कि एक फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए, यहाँ केंद्र और राज्यों में बंटवारा कैसे हो उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर मैकेनिज्म होना चाहिए। वो उस समय सोचा 1924 में। 100 साल पूरे हो रहे, देश आज़ाद हुआ। उसके बाद आपको पता ही है कि वो पहले कानून मंत्री बने, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। संविधान में बहुत से सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अनुच्छेद, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, वो डाले गए। लेकिन 51 में उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये भी आपको सबको पता है। जो इस्तीफा दिया उसमें कुछ कारण गिनाए उन्होंने, 7-8 कारण। उसमें एक कारण ये भी है कि ये सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। ये 51 में बोल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा ने पहला चुनाव हुआ, बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, चुनाव हरवा दिया गया। अब आप पूछेंगे हरवा दिया गया? हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हरवा दिया गया। जो ये बात करते हैं ना संविधान की, रिजर्वेशन की, बाबा साहब की, मैं थोड़ा इतिहास में आपको जानना चाहता हूँ कि पहले कुछ ऐसे लोकसभा के सीटें होती थी जिसमें एक आदमी को 2 वोट देने का अधिकार था, एक जनरल कास्ट को और एक एससी के कैंडिडेट को। रिजर्वेशन की जो सीटें बाद में सेपरेट हुई, उनका नहीं, रिजर्व सीट पे रिजर्व रहेगा, इसमें कोई जनरल कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, वो 57 के बाद हुआ। 52 और 57 में 2 ऐसे आम चुनाव थे जिसमें कुछ सीटें जो रिजर्व सीटें कहलाती थी उसमें जनरल कैंडिडेट भी खड़ा होता था। तो जो मतदाता था उसको 2 वोट देने का अधिकार था, एक जनरल कैंडिडेट को और एक रिजर्व कैंडिडेट को। तो बॉम्बे में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर खड़े थे 52 में। जो अभी भ्रम फैलाया ना, संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, ये भ्रम उस समय भी फैलाया गया। बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे, नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए, डांगे जी जनरल कैंडिडेट के नाते खड़े थे, डांगे जी, और बाबा साहब खड़े थे रिजर्व कैंडिडेट के नाते 52 में, नॉर्थ बॉम्बे। अब उन्होंने कहा भाई इसकी क्या स्थिति है B.R. अम्बेडकर की यहाँ। तो लोगों ने कहा साहब ये तो चुनाव जीत रहे हैं। बोला कैसे? कि साहब ये जो यहाँ टेक्सटाइल मिलें हैं, इनमें जो ये लेबर है, इनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत काम है, ये चुनाव जीत रहे हैं। बोला हरा कैसे सकते हैं? ये चौंकाने वाले तथ्य हैं जी।
तो ये 2 वोट का जो एक फॉर्मूला था उसमें एक भ्रम फैलाया। उसमें कुछ पीठासीन अधिकारी भी मिले होंगे, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मिले होंगे, षड्यंत्र किया कि जो वोट देना, पहला ही तो चुनाव था और बाबा साहब को वोट देने वाले हो सकता है कितने एजुकेटेड नहीं रहे होंगे। उन्होंने पूछा भी मैंने हमें तो बाबा साहब को वोट देना, बोला ये दे दो, लेकिन 1 वोट से नहीं जीतेंगे बाबा साहब, 2 वोट देने से जीतेंगे। और ये फील्ड में भी था और ये मीडिया में भी था कि भाई इस सीट पे 2 वोट देने, पर 2 अलग अलग मतपत्रों में देने थे, लेकिन एक ही मतपत्र में जिसको वो बाबा साहब को वोट दे रहा है उसी से ही 1 वोट और दिलवा दिया कि एक और दो, तब जीतेंगे बाबा साहब। तो बाबा साहब लगभग 14,000 समथिंग वोटों से हारे, लेकिन बाबा साहब के वोट जो रिजेक्ट हुए वो कितने थे? 74,333। जो बाबा साहब को वोट पड़े थे उसमें डबल वोट करवा दिया जिससे वो हार गए। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के चैंपियन को पहला चुनाव कैसे हरवाया? ये कांग्रेस की जो आपकी जो नीति है, रीति है, जो सोशल जस्टिस कैसे चाहते हैं उसका मैंने एक भूमिका बांधी है। उसके बाद 1954 में एक रिपोर्ट आई, SC और ST के लोगों के साथ अत्याचार होते हैं, राज्यसभा में बोलते हैं बाबा साहब, वो कहते हैं भाई आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, कुछ गांव में बहुत परिस्थितियां खराब है, आप रिपोर्ट में इनका अंकन भी नहीं कर रहे हो, मेरे पास डिटेल है, आप इस रिपोर्ट में अंकन क्यों नहीं कर रहे हो? फिर उनकी बोलने के कारण 1955 में वो एक एक्ट लेके आए और उसके बाद ये SC ST की एट्रोसिटीज का ये जो एक्ट आया, ये क्लेम करते हैं कांग्रेस वाले कि ये हमारा है, तो आपके समय लागू क्यों नहीं बनाया क्यों नहीं? ये VP सिंह के समय बना। तो ये कांग्रेस टोटल भ्रम फैला रही है चीजों को, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, कुछ नहीं थी। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में जितनी योजनाएं चली है, चाहे आपके छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे कोई और एम्पावरमेंट की योजना हो, उसका अगर स्केल बढ़ाया है, स्पीड बढ़ाई है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। अब 2 उदाहरण दिल्ली का दूंगा आपको, जिससे आपको लगेगा कि ये क्या चाह रहे थे बाबा साहब के जीवन में और मोदी जी ने क्या किया। 26 अलीपुर रोड एक जगह है, 51 में जब बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो वो थोड़े स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने कहा मुझे इस मकान में नहीं रहना, किराए का मकान ढूंढो। तो मेरे ही एक राज्य से आते थे सिरोही के महाराजा, उनकी कभी बाबा साहब ने मदद की थी लंदन में कानूनी। वो बैठे थे कोई किसी वकील के पास, बोला आप मकान किसके लिए ढूंढ रहे हो? बोला डॉक्टर BR अम्बेडकर के। तो वो महाराजा थे, तो उन्होंने हुआ क्या उनको? बस अब इस्तीफा दे दिया। बोला उनको मकान मैं दूंगा। ये जो 26, 27, 28 जो नंबर कोठियां थी, ये सिरोही के महाराजा की थी तीनों, और सिरोही के महाराजा ने फ्री ऑफ कॉस्ट बाबा साहब को रहने के लिए मकान दिया। ये कितनी सामाजिक समरसता है जीवन में, ये दबा दी गई। बताना चाहिए ना भी ऐसे भी लोग रहे ना समाज में जो अपर कास्ट के थे, लेकिन बाबा साहब को मकान दे रहे हैं ना, ये हमारी सामाजिक समरसता थी। 5 साल रहे बाबा साहब उसमें, लेकिन रहने के बाद जो बाबा साहब के फॉलोवर थे उन्होंने कहा कि ये स्थान राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। अटल जी जब आए 57 में, तब से अटल जी कहते हैं अपनी पुस्तकों में कि मैं मेरी कानों में पढ़ रहा था कि ये जहाँ 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, ये राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। बनाया क्या कांग्रेस ने? अब बाबा साहब का नाम लेकर के अब तो फोटो लगाने लगे, बीच में तो फोटो ही कांग्रेस ने अपने अधिवेशन से हटवा दिए थे। जब अटल जी बने प्रधानमंत्री, सत्यनारायण जटिया जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, तब ये स्मारक बना। 5 करोड़ रुपए दिए अटल जी ने कि स्मारक बनाओ, तब बना। उससे पहले तो आवाजें तो बहुत उठ रही थी ना, हर तरह से उठ रही थी, लेकिन 100 करोड़ रुपए लगा करके जो संविधान नुमा पुस्तक, जो संविधान का सम्मान की बात है ना, ये यहां इस स्मारक से भी देख लो आप, इस बिल्डिंग को देखते ही लगता है संविधान है। 26 अलीपुर रोड पे कभी आप जाओगे, कोई 2-4 हजार लोग कभी पहुंच गए तो पहुंच गए, ऐसी स्थिति थी। जैसे ये स्मारक बना है, मैंने पता किया है,
डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के पाटिल साहब हैं उनके डायरेक्टर, वो कह रहे हैं 40 से 50 हजार लोग डेली जा रहे हैं। और बोला कभी कभी विशेष दिन होते हैं, संडे होते हैं, 1 लाख को क्रॉस करते हैं। कितनी कितनी श्रद्धा रही होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया जी। अटल जी ने उसको स्मारक बनाया, 5 करोड़ की लागत से कुछ भवन बना। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, जैसे मैंने कहा हर योजना का स्केल बढ़ाया, स्पीड बढ़ाई। इसका भी स्केल और स्पीड 100 करोड़ की लागत से संविधान नुमा बिल्डिंग से बाबा साहब ने क्या किया इस देश में, कैसे यहां रहे, तो क्या क्या का काम किया होगा, संविधान निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, सारा अंकन किया है। इसलिए उसको लोग देखने जाते हैं। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपकी ये कुछ जानकारी के लिए चीजें मैंने आज सुबह कलेक्ट की है। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इतने टैलेंट क्यों थे, इनका माइंड इतना टैलेंटेड क्यों था, इसका अध्ययन होना चाहिए। तो वीपी सिंह जी ने एक कमेटी बनाई और कहा कि इसके लिए एक सेंटर बने जिसमें लोग ये कहें कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के चैंपियन थे हमारे देश में। ये उनका कोट है वीपी सिंह का। तो इसके लिए एक अध्ययन सेंटर बनना चाहिए। कब बोल रहे हैं वो? 90-91 में, जब बाबा साहब की 100वीं जयंती होती है। और वीपी सिंह चले गए, मतलब प्रधानमंत्री नहीं रहे। उसके बाद 91 में नरसिम्हा राव जी आ गए। उस कमेटी का कुछ छोटा मोटा काम हुआ होगा, मीटिंग होकर रह गई। फिर ये तो कई समय तक रहे ना, ये तो कांग्रेस वाले कहते हैं हम करते हैं बाबा साहब के लिए काम। ये तो 10 साल रहे ना मनमोहन सिंह जी। क्या किया इसका? ये डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन ऐसे ही गलियों में चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा इस कमेटी का क्या हाल है। थावरचंद जी गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, मैं भी उस मीटिंग में साथ गया था। बोला क्या इस कमेटी का क्या हुआ? कि साहब इस कमेटी ये तो जगह नहीं मिल रही है। बोले क्या हुआ? कि 7-8 तो MP रहते हैं साहब इनके चारों तरफ। एक CPWD का साहब बड़ा एक स्टोर है, वो खाली नहीं कर रहे। ये नरेंद्र मोदी जी का विषय था। मैं हाउस कमेटी का उस समय लोकसभा का चेयरमैन था। उन्होंने कहा कुछ भी हो, मुझे जो ये वीपी सिंह जी ने कमेटी बनाई है उसके लिए बाबा साहब का माइंड इतना उच्च कोटि का क्यों रहा, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इतना अच्छा संविधान क्यों दिया हमें, इसकी जानकारी भावी पीढ़ी को होनी चाहिए। इसके लिए अध्ययन केंद्र होना ही चाहिए। तो अब जो बना है ना 200 करोड़ की लागत से, जिसका नाम ही यही है डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया जी इसको? जो सामाजिक न्याय के चैंपियन होने की बात करती है, ये 200 करोड़ की लागत से तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया ना। यहां भी काफी लोग जाते हैं। अभी हमने देखा 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन ना, मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग थे यहाँ। तो ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो चैंपियन थे बाबा साहब BR अम्बेडकर, ये मंत्रालय उस समय कहलाता था सामाजिक मतलब कल्याण मंत्रालय कहलाता था, समाज कल्याण मंत्रालय कहलाता था। अटल जी ने इसका नाम बदला कि नहीं ये एम्पावर्ड होना चाहिए, ये जो SC/ST के लोग हैं ये एम्पावर्ड फील करें, इसलिए इसका नाम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किया। और एक डिक्की के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, विज्ञान भवन में एक डिक्की का सम्मेलन हुआ था। डिक्की एक संस्था है जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए उद्योगपति हैं। उनको ऐसा लगा कि हमें जो एस्टेब्लिश चैम्बर हैं उनमें पदाधिकारी नहीं बनाए जाते, या हम पदाधिकारी नहीं बन पाते हैं, क्या कारण है, कैसा रहा होगा। तो उन्होंने एक सेपरेट चैम्बर बनाया डिक्की। उनके पहले सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं यहाँ विज्ञान भवन में कह रहे हैं, और अनिल कांबले शायद वो उसका अध्यक्ष होता है, उसको खड़े करते हैं, बताओ अनिल कांबले जी आप नौकरी मांगने वाले बनोगे कि नौकरी देने वाले बनोगे? तो ये नरेंद्र मोदी जी का ही फेमस कोट था कि मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोग नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। यही इंपावरमेंट है, जिसके लिए वेंचर कैपिटल फंड स्कीम सेपरेट स्कीम लेके आएगी। जैसे ये जब स्कीम आ रही थी तो फाइनेंस में था, मैं MOS फाइनेंस, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे कभी कभी जो GSS से लाइट जाती है ना, तो लाइट 2 भागों में होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाती है
और गांव में भी जाती है। फॉल्ट होता है तो इंडस्ट्रियल एरिया की भी लाइट कट जाती है और गांव की भी कट जाती है। कभी कभी वो चेंज कर देते हैं, सिटी या ऐसा कोई सिस्टम है उनका, तो आधा काट देते हैं आधा कर देते हैं। बोला ऐसा मत करो, आप जो जनरल योजनाएं हैं उनसे SC ST के लोगों को पैसा मत दो। आप क्या करते हो, कभी 2000 20,000 30,000 दे देते, उद्योगपति बन जाए, ऐसे थोड़ी बनेंगे। वेंचर कैपिटल फंड स्कीम लाओ, 200 करोड़ रुपए हम देते हैं, और उसमें जो लोन देने की सीमा भी उन्होंने 15 करोड़ रखी कि कंपनी बनाएगा कोई अनुसूचित जाति का आदमी, 15 करोड़ तक उसको लोन दिया जा सकता है वेंचर कैपिटल फंड स्कीम में। और उसके लिए IFCI को एक अलग से कहा कि आप इस पैसे को कहीं दूसरी जगह हाथ नहीं लगाओगे। तो ये एम्पावर्ड का एक सिस्टम है जी नरेंद्र मोदी जी का। हर योजना का स्केल बढ़ाना, स्पीड बढ़ानी, ये जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अब जो विषय 2024 में हम बैठे हैं, जो 1924 में विषय बाबा साहब ने खड़ा किया था कि कैसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का विकास कर सकते हैं, उसके लिए मुझे लगता है बहुत सच्ची श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब को दे रहे हैं। मुझे कुछ इनिशियल ये कमेंट करने थे, अब आपके प्रश्न होंगे, मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कुछ हिस्ट्री की चीज़ें लाया हूँ मैं, थोड़ा नई चीज़ें लाया हूँ। थैंक यू सर। एक अभी लेटेस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस मैं सर मनोज कुमार ये रॉयटर्स एजेंसी से राइटर से अमन जी आपसे एमओएस फाइनेंस के टाइमिंग में से। और एक चीज़ है, ये अभी IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने आपकी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रेगुलेशंस पर, तो जिसमें गूगल नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे हैं, फेसबुक वगैरह नहीं, मतलब नहीं कॉन्फ्रेंस सर, वी हैव आल्सो अवर क्वेश्चंस ना, मतलब उनका अपना है तो हमारा भी सुन लीजिए ना। तो लॉ मिनिस्ट्री का खास करके इस पे क्या व्यू है? हम अलग करेंगे लॉ मिनिस्ट्री के तो बहुत विषय हैं। तो इसीलिए ना सर हम तो एज ए आज तो सोशल जस्टिस का करो तो ठीक है ना, नहीं, मैं आपको अलग बुला लूंगा मनोज जी। लॉ मिनिस्ट्री के तो बहुत विषय हैं। नहीं फिर तो थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। नहीं, आप सुनेंगे, लेकिन ये आप इसी से संबंधित पूछो तो ठीक रहेगा ना। सर कब बुलाएंगे लॉ मिनिस्ट्री रिपोर्टर्स को? हाँ चलो बुला लेते हैं। चलो सुनो भाई, अपन 3-4 दिनों में जल्दी रख लेंगे। आप 12 रखें 13 रखें, बोलो। सर 13 को तो कॉन्स्टिट्यूशन डे डिबेट 12 है। रखो। 12 इज फाइन। ठीक है, आप तय करो 12 को। लॉ में बहुत से विषय आ रहे हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का विषय भी आ रहा है। तो बता और- दीजिए सर। नहीं आज लॉ का विषय नहीं ना, आज नहीं, मुझे देखो वो तो हो गया सर, आप एक बता नहीं, दीजिए। एक डिसिप्लिन है जी। वो आज कहा कि आप Let's सोशल follow जस्टिस the का, this thing laws. Any other उसके लिए questions? बात करूंगा। Yes, there is a question. Please introduce it. वृंदा फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस बहुत कहती रहती है कि बीजेपी अम्बेडकर जी के आइडियल्स के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को है वो इतना दर्जा नहीं दिया जा रहा, कास्ट सेंसस पे कोई बात नहीं हो रही। तो सर उस पर आप क्या, अल वक्फ वगैरह पर भी काफ़ी बातें हो रही है कि ये अम्बेडकर के आइडियल्स के अगेंस्ट जाता है। तो नहीं, कौन से आइडिया का अगेंस्ट में जाता है? कास्ट सेंसस नहीं, पहले तो संविधान की बात करते हैं कि बीजेपी वाले संविधान का सम्मान नहीं करते, यही कहते हैं ना। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि 60 साल जब संविधान के पूरे हुए, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के भी थे ना उस समय। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ही अकेले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने सुरेंद्र नगर में संविधान की यात्रा निकाली, संविधान समान यात्रा, और खुद 3 किलोमीटर पैदल चले कि संविधान हमारे लिए श्रेष्ठ है। ये करने वाला कौन है? उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। शायद इनको इसीलिए पीड़ा है कि संविधान का सम्मान ये सबसे ज्यादा करते हैं। इसलिए वो नैरेटिव चेंज करने के लिए झूठे, मैंने अभी कहा ना 1952 में क्यों हरा दिया बाबा साहब। हमने तो अभी इलेक्शन कमीशन में वो रिपोर्ट भी मंगाई जिसमें बाबा साहब और शायद समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन दोनों के दस्तखत हैं। उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन को, मुझे हरवाया गया, लेटर भी मिल गया मैं, और कोई कुछ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो बाबा साहब का तो ये अपमान, देखिए अब राजनीतिक कारणों से कोई अब कर रहे हो तो पता नहीं है, लेकिन अपमान करने की कोई कमी नहीं रखी थी। एक किताब बाबा साहब छपाना चाह रहे थे बौद्ध धर्म की, आपकी जानकारी के लिए ला रहा हूं। तो इन्होंने राधा कृष्ण जी, एस राधा कृष्ण जी उस समय चेयरमैन राज्यसभा होते थे, उनको कहा कि मेरे पास कुछ आर्थिक तंगी है और ये
बौद्ध धर्म और शिक्षा से संबंधित एक बुक है, मैं छपवाना चाहता हूँ। बोला कुछ नहीं, ये एजुकेशन मिनिस्टर से हम छपवा देंगे। लेकिन जब उन्होंने नेहरू जी से किसी से बात की तो उन्होंने बड़ा बड़ा उस लेटर पे नो लिख दिया, नो। और ये कहा कि यहाँ एक कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, उनके पास बहुत पुस्तकें हैं बाबा साहब के पास, तो वो अपनी पुस्तकें लेकर के जावे प्रदर्शनी में और पुस्तकें बिक जाएगी, उससे जो पैसा इकट्ठा हो उससे वो किताब छपाओ। ये भी मिला है हमें अभी, बहुत सी चीजें आएगी जी। सो मेरा एक कितना अपमान करने की कोशिश करेंगे ये, अब नहीं कर सकते वो बाबा साहब का अपमान। सो मेरा सवाल है संजय अग्रवाल सर। जी संजय जी। सो मेरा सवाल है कि बाबा अम्बेडकर जैसे आपने बताया है कि उनको हराया गया एंड उनको हराया गया हाँ, election में। 100% हराया गया। तो आई एम सेइंग कि टुडे आई फील कि बाबा अम्बेडकर इज़ अ बिगर फिगर देन गांधी जी एंड आप लोग जो हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप उनका जो हमारा जो मुद्रा है उस पर बाबा अम्बेडकर को क्यों नहीं आप लोग लेके आ रहे उस पर वाई गांधी जी हैज टू बी देयर किसी भी दो नेताओं की तुलना का विषय नहीं है। हाँ नहीं सर तो दोनों को रखिए दोनों को रखिए लेकिन सर। ये भी विषय चूंकि सोशल मीडिया में हम देखते रहते हैं, तो ये तो विषय सरकार के स्तर पे जब भी कोई विषय आएगा तो बात आएगी, लेकिन आज का ये विषय नहीं है। लेकिन ये विषय सोशल मीडिया में आता रहता है, हम भी देखते रहते हैं इसको, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है साहब, थैंक यू थैंक यू सो मच सर।